हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th में आज हम डिस्कस करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 होगा। ये अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे सर आपने चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ाया, पॉलिनोमियल बहुपद। मैं आपको बता दूं कि सिलेबस जो है पिछली बार जो घटा है उसको हम हटा के, यानी जो 30% रिड्यूस हुआ था पिछली बार 2020-21 बैच वालों के लिए, हमने वो सिलेबस हटा के अभी आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत कुछ गवर्नमेंट, देखिए सिलेबस तो कम होना ही होना है, हो सकता है 30% से ज़्यादा ही कम हो जाए, 30% से ज़्यादा हो सकता है 40%, 50% नहीं कम हो जाए, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि आपका सिलेबस कम होगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम जो चैप्टर हटा था पिछली बार उसको नहीं पढ़ा रहे हैं, जो है पढ़ना उसको हम पढ़ा रहे हैं। बाकी अगर चीज़ें नहीं भी घटता है सिलेबस तो मैं उस चीज़ को जो चैप्टर छूटा है मैं पढ़ा दूंगा। ये चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 यानी इसके बाद द्विघात समीकरण है, दोनों मिला के आपको 17 से ज़्यादा नंबर देता है, दोनों चैप्टर मिला के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक पहुँचा दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। शाम को हम डेली आपके सामने क्लास 10 का मैथ का वीडियो लाएंगे अब। ठीक है, अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो कंप्यूटर महोदय सारे बच्चों को दिखाया जाए तो आपके सामने रहा ये पहली बात कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। आखिर में इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल, सॉल्यूशन, यानी दो इक्वेशन, दो अननोन दिए हैं, यानी इसमें एक्स और वाई हमें ज्ञात करना है। दो इक्वेशन है, कैसे निकालेंगे। एक्स वाई हमारा क्या है, वेरिएबल है, चर है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां हैं, यानी अगर दो इक्वेशन है, दो अननोन हो, इसको हल करने की विधियां क्या क्या है। 4 विधि हैं। एक ग्राफ विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा, और क्या है, वज्र गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें सीखना है इस पूरे चैप्टर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों को सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है वो होता है समीकरण बनाने में, यानी एक वर्ड प्रॉब्लम होता है। जैसे रमेश की उम्र जो है उसके बेटे की उम्र से इतना इतना, ये वाले जो सारे सवाल हैं उसमें आपको ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसी सारी चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा, बहुत आराम से समझाएंगे। जो बच्चे देख रहे हैं उनको मज़ा आ जाएगा, पूरा समय जो है इनका जा नहीं जाएगा। आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, एक बार ऑडियो वीडियो देख लेते हैं, सब स्पष्ट है कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, सब कुछ एकदम क्लियर है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर दो इक्वेशन दिया है, x + 3y = 6। यहाँ पे x और y हमारा वेरिएबल है। 2x - 3y = 12। यहाँ पे भी एक दूसरा समीकरण है, यहाँ पे x और y क्या है बच्चा, चर है। ठीक है, ये हमारा चर है, यानी जो जिसका मान फिक्स ना हो, वेरिएबल है। अगर हम कहें कि x और y का मान ज्ञात करिए, ठीक है, x का मान बताइए और y का मान बताइए, तो इसका मतलब है कि आप x और y का वह मान बताएं जो समीकरण 1 को भी संतुष्ट करे और समीकरण नंबर 2 को भी। मान ज्ञात करने का मतलब होता है चाहे उसमें जो वेरिएबल है, जो अननोन क्वांटिटी है, उसमें क्या करें, उसका मान ज्ञात निकल जाए। ठीक है, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इसको और इसको। किसी ने कहा यार मुझे तो समीकरण नंबर 1 को संतुष्ट करने वाला एक वैल्यू मिल गया, बहुत साफ साफ दिख रहा है, x = 3 और y = 1। देखिए इसमें रख दीजिए, 3 रखेंगे x की वैल्यू। ठीक है, 3 × 1, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी हैरानी नहीं होगा। लेकिन यह x का मान और y का मान इसको भी संतुष्ट करना चाहिए, तभी सॉल्यूशन माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 × 6 हो जाएगा, -3 = यहाँ पे 12 होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, 3 ≠ = 12, यानी आपने जो x का मान 3 और y का मान 1 लिया, वो समीकरण 1 को संतुष्ट तो कर रहा है, लेकिन समीकरण नंबर 2 को नहीं कर रहा है। इसका मतलब है यह जो है x और y का मान इस दिए हुए समीकरण युग्म का, युग्म क्यों है, मतलब पेयर में है, जोड़ा में है। और दो चर वाले क्यों, क्योंकि x और y दो वेरिएबल है। दो चर वाले रैखिक क्यों, रैखिक होता है जिसमें पावर 1 है, यानी x की पावर भी 1 है, y की पावर 1 है। द्विघात हो जाता है जिसमें 2 पावर होता है। रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब पेयर में रहेंगे हमेशा। ठीक है, अगर सिर्फ ये नहीं रहता तो वह x और y का मान समीकरण 1 का हल हो जाता। समझ में आया।
तो आखिर में देखिए किसी ने कहा कि यार मुझे तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है x की वैल्यू अगर हम 6 ले लें और y का मान 0 ले लें तो हमारा क्या है, समीकरण नंबर 2 जो है संतुष्ट हो जाएगा। रखिए यहाँ पे 2 गुणते 6 -3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा, विच इज राइट हैंड साइड। यानी समीकरण नंबर 2 तो संतुष्ट हो रहा है, ये वाला। यह x और y का मान ये भी संतुष्ट होना चाहिए, x का मान 6 y का मान 0। चलिए ये तो कर गया, ये कर गया। यानी देखिए यह x का मान 6 और y का मान 0 जो है इस दिए हुए समीकरण युग्म का क्या हो जाएगा बच्चा, हल हो जाएगा। यानी x और y का ऐसा मान जो दोनों समीकरण को हल करे वही हमारा क्या होगा, हल होगा। अगर दो को करता है एक को नहीं करेगा तभी हल नहीं होगा, पहले को करेगा दूसरे को करेगा तब भी हल नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, कई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पे। कभी भी आंख बंद करके कोई भी इक्वेशन आप लिख दें, a1x, ठीक है, ये है b1y प्लस c1, ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है। यहाँ पे a2x प्लस b2y, क्लियर हुआ बच्चा, यहाँ पे c2, इसको बोलते हैं, ये जो x के बगल में इसको बोलते हैं x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x। ये कांस्टेंट नंबर होगा, 2 है, 4 है, 5 है, √2, 1/2 इस तरह से नंबर होगा। तो जब भी समीकरण युग्म दिया हो तो कभी भी आप नहीं कह सकते हैं कि हमेशा दिए हुए समीकरण युग्म का हल हो ही। 3 कंडीशन होता है। कभी कभी x और y का यूनिक मान निकलता है, जैसे यहाँ पे निकला, x का मान 6 और y का मान 0, जो समीकरण 1 और 2 को संतुष्ट। कभी कभी नहीं निकलता है, ठीक है, और कभी कभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल के आते हैं ना, अनंत हल होते हैं। यानी x y का इतना मान ज़्यादा आप ढूंढ लेंगे जो समीकरण 1 और 2 को भी संतुष्ट करेगा। आखिर में कैसे पता चलेगा कि किसी एक दिए हुए समीकरण युग्म का हल जो है अनंत है, एक भी नहीं है और एक है, यूनिक, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम सीखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगा, बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। जिस सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं उसी सीक्वेंस में पढ़िए, बहुत ज़्यादा आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म को जो पहला मेथड है वो ग्राफ है, लेकिन ग्राफ से हम नहीं शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, और वहाँ से हम सवालों को हल करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी हम लोग बताएंगे, बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। ग्राफिकली मीनिंग भी हम समझेंगे कि ग्राफ द्वारा भी इसका क्या महत्व है, ठीक है, या हम देख लेते हैं। चलिए सभी बच्चे जितने लाइव देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, 100 से ऊपर लाइक होना चाहिए, 100 से अबव। चलिए बच्चों, 2 रैखिक समीकरण युग्म दिए हों, थोड़ा सा ग्राफिकल मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे सीधे एक्सरसाइज 3.1 में कि दिए हुए वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हम समीकरण में कन्वर्ट करते हैं, किसको x मानते हैं, किसको y मानते हैं, और दिए हुए कंडीशन को पहले एक्सरसाइज में आपके 3.1 में यही सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपके 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे उसको समीकरण में। ये कला आपको सीखना ही है। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो लाइक है। अगर आप चाहते हैं डेली आपको मैथ की क्लास मिले, इस लेक्चर में करीब 151 लाइक होना चाहिए, 151। अगर आप चाहते हैं कि डेली आपको क्लास मिले मैथ की, अदरवाइज 3 दिन मैथ 3 दिन साइंस चलेगा। सभी बच्चे 151 लाइक टारगेट बना लें और 1 देखते हैं, शेयर करें, सबसे ज़्यादा हो सके शेयर करें, ठीक है। यहाँ पर अगर हम दिए हुए समीकरण युग्म का, यानी इसका ग्राफ खींचें, इस लाइन का, ये रेखा का समीकरण होता है, इसका ग्राफ खींचें, तो 3 कंडीशन बनती है। वो तीनों ग्राफ से यानी पता चल जाता है कि दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या है, ठीक है। तो पहला जो ग्राफ है, देखिए क्या 3 कंडीशन होता है। हमेशा 2 समीकरण, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा, 4x 5y = यहाँ पे 9 हो, यहाँ पे मान लीजिए 8x 9y प्लस मान लीजिए 17 हो, ठीक है। ये समीकरण 1 है, समीकरण नंबर 2। इसका हमने ग्राफ खींचा, भी ग्राफ खींचना बताएंगे, परेशान मत होइए, एक समझाने की बात हो रही है। इसका हमने ग्राफ खींचा, इसका ग्राफ खींचा। मान लीजिए ये पहली वाली लाइन है, ठीक है, पहली वाली लाइन, और ये दूसरी लाइन L2, यानी पहली वाली लाइन का ग्राफ मान लीजिए इस तरह से है, दूसरी वाली लाइन का ग्राफ इस तरह से है। यानी कि पहली लाइन और दूसरी लाइन किसी एक बिंदु पे अगर प्रच्छेद करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, कटती हुई नजर आएंगी, तो हमेशा एक बिंदु मान लीजिए P है, ये इसको मान लीजिए x1, y1, तो यहाँ पे अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है।
अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा, इसको नोट करिए। क्लियर हुआ? ठीक है। दूसरा केस है कि अगर पहली वाली लाइन, ठीक है, और दूसरी वाली लाइन एक का पर हो जाए, कभी कभी होता है इस तरह से, दूसरी वाली भी लाइन एक ही पे हो जाए, संगामी रेखाएं, ठीक है, एक ही पर हो जाए। आप ग्राफ ऐसा खींचते हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि पहली वाली लाइन दूसरी वाली लाइन एक ही पर हो जाती है। ठीक है, इस केस में जो है अनंत हल होता है बच्चा। अभी देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए ना। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे, अभी सारी चीज़ें यूज होंगी। फिर क्या होता है तीसरा कंडीशन कि अभी हमको पता नहीं कि कैसा होगा। अगर खींचेंगे इसका ग्राफ तो अगर ऐसा आएगा तो ये चीज़ हो जाएगा, ऐसा आएगा तो ये होगा। कभी कभी क्या होता है कि दोनों लाइन यानी पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन समांतर हो जाती है, यानी कि L1 समांतर L2। ये जो दो लाइन खींचे ना, समांतर का प्रतीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर आपने लाइन खींचा, अगर दोनों लाइन, ठीक है, आपस में समांतर हो जाए, पैरेलल हो जाए, इस केस में कोई भी हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं आता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लें, कोई हल नहीं होता है। आपकी एक्सरसाइज 3.2 में ग्राफ द्वारा सॉल्यूशन करना है। 3.1 में आपका वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। समझ में आया? मज़ा आ रहा है? देखिए, कहीं भी हो एक समय से आप पढ़ाई करें, बहुत ज़रूरी है यहाँ से ही कॉन्टिन्यूटी बना के रखना। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, खुदा ना खास्ते अगर थर्ड वेव आता है, फिर बाद में क्या होगा कोई कुछ नहीं जानता है। लेकिन देखिए, इस बार जो पेपर हमारा जो बच्चों का प्रमोट किया गया है, परीक्षा प्रमोट किए गए हैं, तो जो उनका नंबर बनने का आधार है वो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं। अगर यानी अर्धवार्षिक परीक्षा को आप मेन परीक्षा मान के चलिए, ताकि बाद में कुछ अगर ऐसा दिक्कत भी होता है तो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम इतना बेहतर हो कि आपका परसेंटेज और बेहतर बने वहाँ पे। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, इस केस में कोई हल नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन, इंग्लिश में बोले तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात है। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए ग्राफ द्वारा, और इसका मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इंग्लिश में भी नोट कर लें, आप जानते रहें, कभी बात हो जाए तो इन्हें कि देखें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इसमें तो नो सॉल्यूशन। देखिए, अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे अनंत हल हो, ये दोनों ही हल हमारे कहलाते हैं कंसिस्टेंट, यानी संगत। ठीक है, संगत हल होंगे, यानी संगत, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, कंसिस्टेंट है। अभी बात की बात है, बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पहले इतना आप दिमाग बैठा है। ठीक है, अब देखिए कि दो इक्वेशन, दो अननोन दिए हों, ठीक है, इस तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2। अब बार बार हम हर बार, जैसे किसी ने कहा कि समीकरण 1 और 2, किसी ने कहा सर मेरा समीकरण 2 ये वाला है, हर बच्चों का अलग अलग हो जाएगा। अगर हम एक समीकरण लेने के लिए गए हैं, समीकरण 1 और 2 लेने के लिए हर बच्चों का अलग अलग जाएगा, इसीलिए एक जनरल इक्वेशन लिया जाता है। ठीक है, इसी से हम समझेंगे कैसे पता करेंगे तुरंत विदिन 30 सेकेंड में कि हाँ, इस दिए हुए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, अनंत हल होगा और नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, ग्राफिकली समझ में आ गया कि ग्राफ खींचेंगे तो यही 3 केस बनेगा। ठीक है, ये 3 केस बनेगा तो ये बनेगा तो अद्वितीय। दिमाग में बैठाइए, बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके दिमाग में सेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा है बार बार बोलने का। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है जिससे हम तुरंत पता कर लेंगे कि एक दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसा होगा, उसको भी नोट करवा देते हैं, एज ए फार्मूले की तरह आप लेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, सभी लोग वीडियो लाइक करें, मज़ा आएगा, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है आज का। चलिए बच्चों, यहाँ पर इस बात को समझ लेते हैं कैसे तुरंत पता करेंगे। विदिन 30 सेकेंड या 20 सेकेंड में आपको पता चल जाएगा कि एक दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर केस नंबर 1, केस नंबर 2 और यहाँ पे केस नंबर 3। आप A1/A2 ध्यान दीजिएगा, A1/A2 निकालिए। ठीक है, और B1/B2 निकालिए। क्लियर हुआ? अगर ये अनुपात बराबर नहीं है,
इस केस में अद्वितीय हल होगा, यानी पहला वाला जो केस था अद्वितीय यानी यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इस केस में इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पहली वाली लाइन ए यानी दूसरी वाली लाइन ए। ग्राफिकल मतलब भी समझना है, यानी अगर दोनों लाइन का ग्राफ ड्रॉ करें तो इंटरसेक्ट करेंगी, प्रच्छेद एक जगह कहीं ना कहीं कटती हुई नजर आएंगी। ठीक है, ये ग्राफ द्वारा भी समझना है। ठीक है, दूसरा केस है कि a1 अपान में a2 आपने निकाला, b1 अपान में b2 यहाँ से निकाला, c1 अपान में c2 यहाँ आपने निकाला। अरे बहुत आसान है, x का गुणांक a1, y का गुणांक b1, यहाँ पे जो कांस्टेंट है जिसमें x y नहीं है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, अचर संख्या। a2 v2 यहाँ पे अगर ये अनुपात बराबर आ गया, समझिएगा, तुरंत आप कहिएगा कि सर दिए हुए रैखिक समीकरण का जो हल है अनंत है। अपने कॉपी पे नोट करिए, हमें मत देखिए। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर दीजिए, इतना काम करना है। ठीक है, और मोबाइल लिए हैं तो मोबाइल का यूज़ करिए। अगर अपने मम्मी पापा से आपने फ़ोन लिया है रो के गा के किसी भी तरह से कि मुझे पढ़ना है, तो उसका सदुपयोग करें। दुरुपयोग करेंगे लोग देखेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि मोबाइल भी छीन लिया जाए, ऐसी कैसी रह जाएंगे। तो क्या हल होगा बच्चा? अनंत हल होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ग्राफ का मतलब क्या होता है कि अगर पहली वाली लाइन का ग्राफ ड्रॉ करें और दूसरी वाली लाइन एक ही पे क्या कर जाएंगी, पड़ जाती हैं, इनको बोलते हैं समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए फटाफट। संपाती बोलते हैं, मतलब एक ही पे मतलब पड़ जाना, आसान भाषा में। अनंत हल होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इंग्लिश में। ठीक है, अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या है कि a1 अपान में a2 निकाला आपने, यानी b1 अपान में b2 निकाला, यहीं से अनुपात निकालना है। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ये। आपने c1 अपान में c2 निकाला, ठीक है, c1 अपान में c2, ये तो बराबर आया, a1 अपान में a2 अनुपात आया b1, लेकिन ये नहीं आया बराबर, नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2। इस केस में कोई हल नहीं होगा बच्चा, तुरंत आप देख के बताएंगे कोई हल नहीं होगा। ये सब क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, जल्दी में हम लोग अनअकैडमी पे मिलेंगे बच्चा, और बहुत वहाँ मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, थोड़ा सी चीज़ें आपको अलग दिखेंगी। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक्सेस वाली गर्मी है। 7-8 दिन भगवान तो इतना बरसे कि जैसे कि मतलब एकदम प्रलय ही आ जाएगी, और फिर देखिए गर्मी। ठीक है, जो ईश्वर को करना है वो करेंगे भाई, उनके हाथ में सब है, उनके आगे किसी की नहीं चलती। कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा यानी कि इस केस में अगर दोनों लाइन का ग्राफ खींचें तो क्या होगा, दोनों लाइन क्या है, समांतर होंगी, L1 समांतर L2। ठीक है, ये चीज़ है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। ये केस नंबर 1 है, पहला केस। ठीक है, दूसरा केस अनंत सॉल्यूशन का, तीसरा केस जो है ये है नो सॉल्यूशन का। यही तीनों आपको पढ़ना है। ग्राफ द्वारा भी सॉल्यूशन सीखेंगे, कैसे किसका क्या हल है, यानी तुरंत हम पता कर लेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ना, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। बाद में देखिए बात की बात है कि सॉल्यूशन होगा क्या, लेकिन हमको ये पता चल गया कि सॉल्यूशन कैसा होगा। एक्स वाई हम लोग ज्ञात करने की 4 विधियां हैं, ग्राफ विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा, और चौथा है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चारों मेथड सीखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप देखेंगे कि इन चारों मेथड में आपको पता चल जाएगा कि कौन मेथड आपको बेस्ट है। चारों मेथड से आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपके सामने आता है कि जब एक ही मेथड से आंसर आ जा रहा है तो 4 मेथड सीखने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, एक ही सवाल को हल करने का, तो उसकी भी ज़रूरत है, उसका कारण है। और उन चारों मेथड में कौन सबसे आसान है, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 3 से 4 बार 5 बार रिवीजन, 3 साल का पेपर कराएंगे, आपको मॉक टेस्ट पेपर कराएंगे, टेस्ट होगा, आपको एकदम तैयार करके भेजेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा कुछ वर्ड प्रॉब्लम करते हैं हम। चल बच्चों, 2 क्वेश्चन है। देखिए एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया है कि इस चैप्टर में पढ़ने क्या है, एक मोटा आइडिया लग गया। ठीक है,
कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, उसका हल का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, यानी अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करें दोनों रेखाओं का, ठीक है, और कैसे अगर दो रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं तो कैसे पता करेंगे कि इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है, वो हमने डिस्कस किया। इस पूरे चैप्टर में ही सारी चीज़ें चलेंगी, ठीक है। और पसीना तो बहुत हो रहा है, पर कहने वाली बात तो है कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है बच्चा ना, वही इतिहास बदलता है। तो आप भी, अगर आपको भी गर्मी हो रही है तो होने दीजिए, इट्स नेचुरल प्रोसेस। और गर्मी होना, पसीना होना बहुत ही सही बात है शरीर के लिए। वहाँ से आपके जो बॉडी में जो एक तरह से कहते हैं गंदगी होती है, उस पसीने के माध्यम से निकल जाती है, बहुत ज़रूरी है। अगर वो ना निकले तो आपके शरीर में यूरिया का मात्रा बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक दो समीकरण दिए हुए हैं, इसमें हमें पता करना है कि इस रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या है, मतलब कैसा सॉल्यूशन है। अनंत हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या अद्वितीय हल होगा, ठीक है। देखिए x का गुणांक है, उसको हम a1 समझेंगे। a1 कितना है बच्चा, 5। y का गुणांक क्या है, -4। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अगर इक्वल टू 0, अगर ये कांस्टेंट को बराबर उधर ले जाते हैं, अगर दोनों कांस्टेंट बराबर के इधर हैं तो ठीक है, या दोनों कांस्टेंट बराबर को उधर होना चाहिए, ठीक है। तो ये दिक्कत ना हो, एक कांस्टेंट +8 है और -9 बराबर को उधर है, तब नहीं चलेगा। दोनों या तो इधर रहें या दोनों ही इधर रहें, ठीक है। यहाँ पर C1 हो जाएगा +8, ठीक है बच्चा। A2 निकाल लीजिए, 7 है। y का गुणांक क्या है बच्चा, B2। ये क्या है, ये B1, ठीक है। B2 क्या है बच्चा, 6 है, और C2 क्या है, -9, ठीक है। x का गुणांक A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है, पता कर लीजिए। A1 अपान में A2 निकालिए, ठीक है, अपने कॉपी में करिए, 5/7। B1 अपान में B2 निकालिए, कितना है बच्चा, -4/6। साफ साफ दिख रहा है कि A1 अपान में A2 का जो अनुपात है B1 अपान में B2 के अनुपात के बराबर नहीं है, ठीक है। चूँकि यहाँ पे लिख दीजिए A1 अपान में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान में B2, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। पहला कंडीशन, केस नंबर 1, अद्वितीय हल होगा, यानी x और y का एक ही वैल्यू होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी x y का ऐसा मान होगा जो समीकरण 1 को भी संतुष्ट करेगा और समीकरण नंबर 2 को। अभी x y का मान होगा क्या, वही बात की बात है। इतना तो पता चल गया कि x y का मान 1 है, जो इसको भी करेगा इसको भी करेगा, बात की बात है, ठीक है। जरा इसमें देख लीजिए, A1 की वैल्यू क्या है बच्चा, 9। ये सवाल पूछे जाते हैं इस तरह से, मजाक नहीं है। B1 = 12 है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। C1 = क्या है, 12 है। A2 x का गुणांक 18, B2 क्या है बच्चा, 6 है, और C2 क्या है यहाँ पे 24 है, ठीक है। ये देख लीजिए, A1 अपान में A2 निकालिए। A1 अपान में A2 क्या है बच्चा, 9/18। हल करेंगे 1/2 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं। B1 अपान में B2, ठीक है, यहाँ पर B1 अपान में B2 क्या है भाई, सही है। एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, ये 6 होगा, ये 12 है, उतारने में मिस्टेक हो गया था, ठीक है। 6 ये हो जाएगा 1/2। C1 अपान में C2, परिस्थितियाँ चाहे जो भी हैं बच्चों आपके सामने, यहाँ पे कोई गरीब अमीर वाली बात नहीं होती है, हर आदमी का सिचुएशन अलग अलग है। और कभी भी आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें, या आपके पास सुविधाएं नहीं है तो उस पर भी आप हमेशा कचोटे नहीं कि मैं गरीब के घर पैदा हो गया, मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं दिया, मेरे पास ये सुविधाएं नहीं। देखिए, वहीं से हमें निकलना है, परिश्रम करके आगे बढ़ना है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अगर आप मेहनत करना चाहें तो आपको सहायता करने वाले रास्ते में हज़ारों लोग मिल जाएंगे। आपके अंदर वो भाव होना चाहिए, कुछ कर गुजरने का हिम्मत होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। C1 अपान में C2 यानी 12/24, ठीक है, 12/24, इसका भी अनुपात देखिए 1/2 है। यहाँ से देख रहे हैं 1 अपान में A2 1/2, B1 अपान में B2 1/2, C1 अपान में C2 1/2। इस तरह से हम देख रहे हैं, चूँकि A1 अपान में A2 का जो अनुपात है वो B1 अपान में B2 = C1 अपान में C2।
और ऐसा होता है तो क्या होता है, ऐसा होता है तो क्या होता है, अनंत हल होता है। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी इसलिए यहाँ पे क्या होगा बच्चा, अनंत हल होगा दिए हुए रैखिक समीकरण। देखिए अभी वो अनंत हल होगा कैसे, क्या होगा, अभी तो बात की बात है, पर इतना पता चल गया कि इस रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। एक्स वाई के इतने ढेर सारे मान मिलेंगे जो इसको संतुष्ट करेगा, इसको करेगा। देखिए कभी कभी एक को नहीं मिलता है, कभी कभी एक मिलता है, कभी कभी इनफाइनाइट मिलता है। ठीक है, तो भैया कहा जाता है ना, प्रभु की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। तो कहीं एक को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कहीं इनफाइनाइट मिल रहा है, कोई खाए बिना मर रहा है, कोई खा के अड़सा के मर जा रहा है। ठीक है, और यही सब चीज़ें हैं, तो है क्या किया जाएगा। तो इस तरह से हम थोड़ा सा आज चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ, कुछ चीज़ें थी उसको मैंने समझा है। उसके बाद कल 3.1, नेक्स्ट डे 3. एक दिन में एक एक्सरसाइज सॉल्व होगा। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा, अगर आप चाहते हैं कि पूरा वीडियो आपको इसी तरह से रेगुलर मिले, रेगुलर का मतलब है 6 दिन, तो आपको 151 लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना है। 1000 से एबव लाइक व्यू जाना चाहिए, मतलब आप शेयर करेंगे बच्चों तक पहुंचाएंगे, आपके दोस्त होंगे उससे बोलिए कि हाँ भैया चैप्टर नंबर 2 शुरू हो गया है, कम से कम यहीं से पढ़ना शुरू करें। आज इसका पहला लेक्चर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। चैप्टर 1 नहीं पढ़े छोड़िए, जान दीजिए, जहाँ से मिल रहा है वहीं से लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा सेशन लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में कमेंट कर सकते हैं, और साथ में चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।